कभी गाड़ी, ट्रेन या नाव में सफर करते हुए जी मिचलाया है? या फिर कभी ऐसा लगा है कि नींद की जरा सी कमी ने जैसे पूरे शरीर की ताकत ही निचोड़ ली हो? आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका नाम है कोकुलस। ये कोकुलस इंडिकस नाम की एक होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में है। जी। और ये कोई आधुनिक रिसर्च पेपर नहीं है। ये एक पुराने मेडिकल टेक्स्ट का हिस्सा है। इसका अंदाज, इसकी भाषा और जिस तरह से ये चीज़ों को देखता है वो आज के दौर से बहुत अलग है। ये हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सही कहा। इसमें कुछ बातें तो इतनी हैरान करने वाली हैं कि उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। दस्तावेज में ये बताया गया है कि ये रेमेडी किन लोगों पर और किन लक्षणों में ज्यादा असर करती है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने में बीमारियों और इंसान को किस नजरिए से देखा जाता था। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है। हम इस दस्तावेज में दी गई जानकारी को जस का तस सामने रखेंगे और उसके पीछे की सोच को टटोलने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से पुराने मेडिकल टेक्स्ट की आर्कियोलॉजिकल डिग जैसा है, जहां हम बिना किसी पक्ष या विपक्ष के सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग क्या सोच रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो थोड़ी चुकाने वाली है। इसमें लिखा है कि ये रेमेडी कुछ खास तरह के लोगों के लिए है और ये वर्गीकरण आज के हिसाब से बहुत अजीब है। इसमें लिखा है हल्के बालों और आंखों वाली महिलाओं और बच्चों के लिए। एक मिनट, बालों के रंग का बीमारी से क्या लेना देना हो सकता है? आज की नजरिए से तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं लगता। ये एक बेहतरीन सवाल है। आज हमें ये बात बिल्कुल अवैज्ञानिक लगेगी, लेकिन ये उस दौर की चिकित्सा पद्धति की एक झलक देती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग कहते थे। उस समय ये माना जाता था कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसका कद, काठी, बालों और आंखों का रंग, उसके स्वभाव और बीमारियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। अच्छा। ये सिर्फ लक्षण देखने के बजाय पूरे व्यक्ति को एक इकाई के रूप में देखने का तरीका था। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोफाइलिंग था। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें अविवाहित और निसंतान महिलाओं का भी जिक्र है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा है किताबी कीड़ों, बुकवर्म्स और संवेदनशील रोमांटिक लड़कियों के लिए जिनका मासिक धर्म अनियमित होता है। किताबी कीड़ों का जिक्र थोड़ा अजीब है ना? क्या इसका मतलब ये था कि ज्यादा पढ़ने से शरीर कमजोर हो जाता है, या फिर ये किसी खास तरह के स्वभाव की तरफ इशारा कर रहा था? हाँ, ये दूसरा वाला ज्यादा करीब है। उस दौर में माना जाता था कि ज्यादा मानसिक श्रम, खासकर रात में जागकर पढ़ना या गहरी चिंता करना, वो शरीर की वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। तो किताबी कीड़ा सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का प्रतीक था जो सीधे सीधे शारीरिक कमजोरी और नर्वस सिस्टम की संवेदनशीलता से जुड़ी थी। अच्छा। और इसी तरह संवेदनशील रोमांटिक लड़कियां भी एक ऐसे स्वभाव की ओर इशारा है जो आसानी से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो ये शारीरिक बनावट, स्वभाव और जीवन शैली का एक कॉकटेल है। और इसमें एक और बात जुड़ी गई है, ऐसे लोग जो यौन एक्सेस यानी यौन गतिविधियों की अधिकता के कारण कमजोर हो गए हैं। ये तो काफी कुछ कवर कर रहा है। ये उस होलिस्टिक दृष्टिकोण को दिखाता है। वे मानते थे कि आपकी आदतें, आपका स्वभाव और आपका शरीर, ये सब एक ही कहानी कहते हैं। चलिए अब इसके सबसे जाने पहचाने लक्षण पर आते हैं, जहां से शायद ज्यादातर लोग इसे जानते होंगे। हाँ, और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि गाड़ी, नाव या रेल कार में सवारी करने से होने वाली मतली या उल्टी के लिए ये असरदार है। ये तो मोशन सिकनेस का क्लासिक केस है जिसे हम सब जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक ऐसी परत है जो इसे सामान्य मोशन सिकनेस से अलग करती है। वही तो मैं उसी पर आ रहा था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि चलती हुई नाव को देखने भर से भी ये समस्या हो सकती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब आप सफर भी नहीं कर रहे, आप बस किनारे पर खड़े होकर एक हिलती हुई नाव को देख रहे हैं और आपका जी मिचलाने लगता है। ये तो दिमाग का खेल लगता है, शरीर का नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह दिखाता है कि समस्या सिर्फ शारीरिक हलचल से नहीं, बल्कि विजुअल स्टिम्युलस यानी आंखों से मिलने वाले संकेतों से भी जुड़ी हो सकती है। आज न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मोशन सिकनेस तब होती है जब हमारी आंखों से मिलने वाले सिग्नल और हमारे कान के अंदरूनी हिस्से से मिलने वाले सिग्नल मेल नहीं खाते। इस पुराने दस्तावेज ने उस समय इस जटिल दिमागी कनेक्शन को बहुत सटीकता से पकड़ लिया था, भले ही उनके पास इसकी वैज्ञानिक व्याख्या ना हो।
तो मूल रूप से किसी भी तरह की गति, चाहे आप उसमें शामिल हों या उसे सिर्फ देख रहे हों, वो आपको बीमार कर सकती है। और इसी सिलसिले में एक और बात का जिक्र है जो थोड़ा अलग लगता है। डिजीजेस पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, यानी शराबियों की खास बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। हाँ, ये शायद चक्कर और मतली जैसे लक्षणों के आधार पर जोड़ा गया होगा जो शराब के सेवन के बाद आम होते हैं। ये पैटर्न पहचानने जैसा है। जहां भी चक्कर, अस्थिरता और मतली का एक जैसा पैटर्न दिखे, वहां इस रेमेडी के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये मोशन सिकनेस वाला हिस्सा तो आज भी समझ आता है, लेकिन दस्तावेज सिर्फ यही नहीं रुकता। सिर दर्द के बारे में जो लिखा है वो तो और भी विशिष्ट है। इसमें बताया गया है कि सिरदर्द गर्दन के पिछले हिस्से, नेप और सिर के पिछले हिस्से ऑक्सीपुट में होता है और रीढ़ तक फैलता है। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, दर्द का प्रकार भी बहुत खास है। हाँ, दर्द का वर्णन बहुत सजीव है। दस्तावेज कहता है जैसे किसी रस्सी से कसकर बांध दिया गया हो। आप इसे पढ़ते हुए उस कसाव को महसूस कर सकते हैं। और ये सिरदर्द भी मतली के साथ आता है, ठीक वैसा ही जैसा समुद्र में सफर करते हुए होता है। ये सारे लक्षण एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और चक्कर का जिक्र भी इसी के साथ है, जिसे दस्तावेज वर्टिगो कहता है। बिस्तर से उठने पर ऐसा महसूस होना जैसे नशा हो, या फिर गाड़ी की गति से चक्कर आना। ये सब मिलकर नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही संवेदनशील और अस्थिर अवस्था की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक लक्षण है जो पूरे दस्तावेज में छाया हुआ है, और वो है कमजोरी। भयानक, लकवाग्रस्त कर देने वाली कमजोरी। हाँ, ये सिर्फ थकावट नहीं है। दस्तावेज में शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रेट लैसिट्यूड, जिसका मतलब है अत्यधिक शिथिलता। इसमें लिखा है पूरे शरीर में इतनी थकान कि सीधे खड़े होने के लिए भी जोर लगाना पड़े। ये वो एहसास है जब शरीर आपका साथ देने से इनकार कर देता है। मुझे जो लाइन पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो ये थी, मरीज को लगता है कि वो जोर से बोलने के लिए भी बहुत कमजोर है। जरा सोचिए, इतनी कमजोरी कि आपकी आवाज निकालना भी एक बहुत बड़ा काम लगे। ये शारीरिक ऊर्जा की कमी को बहुत गहराई से दर्शाता है। ये महज मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक तरह से शटडाउन है, जैसे शरीर की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई हो। और ये बैटरी खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण दस्तावेज में बताया गया है, जो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है। आप नींद की कमी की बात कर रहे हैं। ये हिस्सा तो आज के दौर में बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा। इसमें साफ लिखा है कि नींद की कमी मानसिक उत्तेजना और रात में जागने के बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। और ये प्रभाव मामूली नहीं है। दस्तावेज कहता है कि 1 घंटे की नींद कम होने पर भी व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। हम सब ने ये अनुभव किया है, लेकिन इसे एक प्रमुख लक्षण के तौर पर देखना दिलचस्प है। यहाँ तक कि बात सिर्फ कमजोरी तक नहीं रहती। नींद की कमी के बाद ऐंठन या दौरे, मतलब कन्वर्जेंस पड़ने का भी जिक्र है। यानी नींद की कमी को नर्वस सिस्टम पर एक बड़े हमले की तरह देखा जा रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसी के साथ मानसिक स्थिति का भी जिक्र है, जो एक अजीब विरोधाभास पैदा करता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो शरीर इतना कमजोर है कि मरीज जोर से बोल भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ उसका मन इतना चिड़चिड़ा है कि वो विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता, आसानी से नाराज हो जाता है और हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। शरीर ठहरा है लेकिन दिमाग गुस्से से उबल रहा है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये एक क्लासिक संकेत है जब नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थक चुका हो। जब शरीर के पास ऊर्जा नहीं होती तो मन का संतुलन बनाए रखना, धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगते हैं क्योंकि आपके पास उन्हें झेलने की मानसिक ऊर्जा ही नहीं बची है। ये शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के गहरे संबंध को दिखाता है। दस्तावेज में गुस्सा और दुख के बुरे प्रभावों के बारे में भी बताया गया है, जो इस कनेक्शन को और पुख्ता करता है। ये तो हुई मानसिक स्थिति की बात। अब आते हैं कुछ बहुत ही अनोखी लक्षणों पर। कुछ अनुभूतियां तो ऐसी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, जैसे सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में खोखलेपन का एहसास। ये कैसा महसूस होता होगा? जैसे अंदर से सब कुछ खाली हो गया हो। ये एक बहुत ही व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव अनुभव है। इसे किसी एक्सरे या ब्लड टेस्ट में नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन ये मरीज की पीड़ा की गहराई को दिखाता है। उस समय की चिकित्सा पद्धति में मरीज जो महसूस कर रहा है उसी को सबसे बड़ा सच माना जाता था। ये अनुभव ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्षण था। एक और लक्षण है पेट से जुड़ा हुआ, जो किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है। ऐसा महसूस होना जैसे हर हरकत पर
तेज पत्थर एक दूसरे से कट और रगड़ रहे हों। ये कितना दर्दनाक होगा। ये सिर्फ पेट दर्द नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट और हिंसक अनुभूति है। यह अनुभूतियां, सेंसेशंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती हैं कि मरीज अपनी तकलीफ को कैसे महसूस और बयां कर रहा है। ये आज की चिकित्सा से थोड़ा अलग है, जहां हम अक्सर पूछते हैं दर्द 1 से 10 के स्केल पर कितना है। यहाँ दर्द की क्वालिटी, उसके प्रकार पर जोर दिया जा रहा है, और ये उस दौर के डॉक्टरों को सही रेमेडी तक पहुंचने में मदद करता था। और एक और बहुत ही अजीब बात, समय बहुत तेजी से बीतता हुआ महसूस होता है। ये तो पूरी तरह से एक मानसिक और दार्शनिक अनुभव है। इसे एक शारीरिक बीमारी के लक्षण के तौर पर देखना अपने आप में बहुत अनोखा है। हाँ, ये चेतना की परिवर्तित अवस्था, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की ओर इशारा करता है। जब कोई बहुत ज्यादा बीमार, कमजोर या थका हुआ होता है तो उसका समय का बोध बदल सकता है। इस दस्तावेज का इस सूक्ष्म बात पर ध्यान देना इसे और भी दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ शरीर के स्थूल लक्षणों को नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाले बदलावों को भी दर्ज कर रहा है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, दस्तावेज में महिलाओं की समस्याओं पर खास जोर है। मासिक धर्म के दौरान वही अत्यधिक कमजोरी वाला लक्षण फिर से आता है। लिखा है, पैरों की कमजोरी के कारण मुश्किल से खड़ा हुआ जाए। ये सिर्फ पेट दर्द या ऐंठन की बात नहीं है, ये पूरे शरीर की ताकत खींच लेने वाली कमजोरी है। दस्तावेज इसकी तुलना एल्यूमिना और कार्बो एनिमलिस जैसी अन्य रेमेडीज से भी करता है, जो दिखाता है कि ये एक तुलनात्मक अध्ययन का हिस्सा है। ये सिर्फ लक्षण नहीं बता रहा, बल्कि मिलती जुलती दूसरी दवाइयों से इसका फर्क भी स्पष्ट कर रहा है, ताकि चिकित्सक सही चुनाव कर सकें। इसके अलावा मासिक धर्म की जगह या उसके बीच में ल्यूकोरिया होने का भी जिक्र है, जिसके रंग और प्रकार का भी वर्णन है, जैसे मांस का धुआं या खून जैसा। ये विवरण बहुत ही ग्राफिक और विशिष्ट हैं। अगर हम अब तक की बातचीत को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये दस्तावेज एक ही रेमेडी को शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर काम करते हुए दिखाता है। हमने नर्वस सिस्टम, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतली, पेट दर्द, और अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मासिक धर्म की समस्याओं पर इसके असर को देखा। ये उस समग्र दृष्टिकोण को फिर से साबित करता है। और एक दावा तो बहुत बड़ा है, इसमें अम्बिलिकल हर्निया को ठीक करने का भी दावा किया गया है, वो भी तब जब नक्स वोमिका जैसी एक और जानी मानी रेमेडी फेल हो गई हो। ये दिखाता है कि इसे कितनी शक्तिशाली रेमेडी के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ, ये इसके प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। अब एक आखिरी सवाल बचता है, ये सारी तकलीफें बढ़ती कब हैं? और ये लिस्ट भी उतनी ही दिलचस्प है। दस्तावेज में इसे एग्रेवेशन कहा गया है। तो इन सब लक्षणों को बढ़ाता क्या है? लिस्ट में है खाना, पीना, सोना, धूम्रपान करना, बात करना, गाड़ी में सवारी करना और जहाज का हिलना डुलना। 1 मिनट खाना, पीना, सोना, ये तो जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। बिल्कुल। मतलब लगभग हर आम गतिविधि से समस्या बढ़ रही है। और यही इस रेमेडी का सार है। ये दिखाता है कि व्यक्ति की अवस्था कितनी संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है, जहां कोई भी बाहरी क्रिया या शरीर के अंदर जाने वाली कोई भी चीज उसकी तकलीफ को बढ़ा देती है। सोना, जो आमतौर पर शरीर को ठीक करता है, वो भी यहाँ लक्षणों को बढ़ा रहा है, जो बहुत ही असामान्य बात है। बात करना भी, जो कमजोरी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बोलने की भी ताकत नहीं है, वो यहाँ फिर से पुख्ता होती है। यानी बात करने की कोशिश करने से ही हालत और बिगड़ जाती है। तो ऐसे में इंसान क्या करे? ये तो एक तरह से पूरी तरह से लाचार हो जाने वाली स्थिति है। बिल्कुल, ये एक ऐसी अवस्था है जहां पूरा सिस्टम किसी भी उत्तेजना को संभालने में असमर्थ है। वो बस पूरी तरह से शांत रहना चाहता है। और दस्तावेज इसकी तुलना इग्नेशिया और नक्स जैसी अन्य रेमेडीज से भी करता है, जो इस तरह के विश्लेषण का एक मानक तरीका है। ये दिखाता है कि ये कोई अलग थलग जानकारी नहीं है, बल्कि एक बड़े ज्ञान तंत्र का हिस्सा है। तो इस दस्तावेज की गहराइयों में उतरने के बाद हमने क्या समझा? कोक्यूलस इंडिकस को एक ऐसी रेमेडी के रूप में पेश किया गया है जो खास तौर पर उन संवेदनशील लोगों के लिए है जिनका नर्वस सिस्टम थक चुका है और जिनके लक्षण गति, नींद की कमी और मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें मोशन सिकनेस से लेकर लकवाग्रस्त कर देने वाली कमजोरी और बहुत ही अजीबोगरीब शारीरिक अनुभूतियों तक का जिक्र है। हाँ, और ये दस्तावेज हमें एक पुरानी चिकित्सा पद्धति की सोच में झांकने का मौका देता है, जहां व्यक्ति के स्वभाव, उसकी शारीरिक बनावट और उसके मानसिक लक्षणों को बीमारी से अलग करके नहीं देखा जाता था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है,
एक व्यक्ति जो संवेदनशील और किताबी कीड़ा है, उसे नींद की कमी ज्यादा प्रभावित करती है, और वही व्यक्ति गति को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। ये आज की विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन वाली दुनिया से बहुत अलग है, जहां हम पेट के लिए अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और सिरदर्द के लिए अलग। वो पूरे इंसान को एक साथ देख रहे थे। हाँ, ये एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण है। भले ही इसके कुछ आधार, जैसे बालों का रंग, हमें आज अवैज्ञानिक लगें, लेकिन इसका मूल विचार ये है कि इंसान एक एकीकृत प्रणाली है। उसके किसी एक हिस्से की समस्या को पूरे सिस्टम से अलग करके नहीं समझा जा सकता। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जिस तरह से इस पुराने दस्तावेज में मरीज के व्यक्तिपरक अनुभवों को, जैसे खोखलेपन का एहसास या समय का तेजी से गुजरना, इतनी गंभीरता और महत्व दिया गया है, क्या वो हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आज की आधुनिक चिकित्सा में, जहां हम अक्सर सिर्फ मापने योग्य डेटा जैसे ब्लड रिपोर्ट और स्कैन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कहीं मरीज के उस निजी अनुभव की कहानी को तो नहीं खो रहे? उस बीमारी की कविता को सुनने से हम कहीं चूक तो नहीं रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।